सायरन बजती गाड़ियां, दर्जनों गनर, हाथों में राइफलें, राजनीति में दबदबा और कानून से ऊपर दिखने वाले चेहरे। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है हिसाब। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम बात करेंगे उस आदेश की जिसने यूपी के बाहुबलियों की पूरी व्यवस्था को हिलाकर राजा भैया से लेकर ब्रजभूषण शरण, धनंजय सिंह से लेकर विजय मिश्रा। और जब कोर्ट पूछ रहा है कि किसके पास कितने हथियार, किसकी सुरक्षा कितनी और आखिरकार अपराधियों को हथियार के सरकारी लाइसेंस किसने दिए। कहानी की शुरुआत एक पीआईएल से हुई जो जयशंकर ने उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ की। और इस पूरी सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश से चौंकाया। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में खुलासा हुआ कि यूपी में 10,08,953 हथियार के लाइसेंस जारी, 20,960 परिवारों के पास एक से ज्यादा हथियार के लाइसेंस। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, 6,062 ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस मिले लेकिन 2 या 2 से ज्यादा उन पर आपराधिक मुकदमे। यानी जिन लोगों पर कानून तोड़ने के आरोप लगे उन्हें ही कानून ने हथियार पकड़ा दिए। हाईकोर्ट का सबसे बड़ा सवाल था, क्या प्रशासन आर्म्स एक्ट का पालन कर रहा है? और जवाब में कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 75 जिलों के डीएम, एसएसपी सरकारी आदेशों और आर्म्स एक्ट का सही पालन नहीं करते। यानी कोर्ट के मुताबिक समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं है, पूरे तंत्र की। इसके बाद हाई कोर्ट ने पूरे यूपी के चर्चित बाहुबलियों की जिलावार सूची मांगी। लखनऊ जोन से खान मुबारक, अजय सिपाही, गुड्डू सिंह के नाम सामने आए तो वाराणसी जोन से विजय मिश्रा, अब्बास अंसारी और पिंटू सिंह के नाम। गोरखपुर जोन से राजन तिवारी और विनोद उपाध्याय के नाम आए तो मेरठ जोन से मदन सिंह बद्दो और हाजी यकूब और सुनील राठी के नाम। वहीं नोएडा से अमित कसाना और अनिल दुजाना समेत कई नाम शामिल किए। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई, हालांकि इसमें से कई ऊपर भी जा चुके। सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रभावशाली लोगों की जानकारी पुलिस ने छिपाई है। इसके बाद कोर्ट ने जिन नामों पर रिपोर्ट मांगी उसमें रघुराज प्रताप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, पप्पू भौकाली, उपेंद्र सिंह गुड्डू और कई ऐसे अन्य प्रभावशाली नाम उस सूची में शामिल। अब सवाल ये कि क्या पहली बार न्यायपालिका सीधे उस पॉलिटिकल क्रिमिनल नेटवर्क को छू रही है जिससे सरकारें हमेशा बचती हैं या उन्हें बचाती हैं? कोर्ट की सबसे कड़ी टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने कहा कि हथियार ताकत और सुरक्षा का भ्रम पैदा करते, लेकिन समाज में डर और असुरक्षा भी फैलती। और फिर कोर्ट ने वह बात कही जो पूरे आदेश का सबसे बड़ा संदेश बना, बंदूकों और डर की संस्कृति शांतिपूर्ण समाज के अनुकूल नहीं हो सकती। यानी कोर्ट सिर्फ लाइसेंस की बात नहीं कर रहा, वो उस मानसिकता पर भी चोट कर रहा है जहां हथियार ताकतमंद है। अगर आप यूपी की राजनीति को समझते हैं तो जानते होंगे यहां बाहुबली सिर्फ अपराधी नहीं होते, बाहुबलियों के सिस्टम में बड़ी दखल। वे चुनाव जिताते हैं, जाति समीकरण संभालते हैं, जमीन कब्जाते हैं, ठेकों का नियंत्रण करते हैं और कई बार सत्ता के लिए बेहद जरूरी लोग। 90 के दशक में यह मॉडल खुलकर दिखा। पूर्वांचल से पश्चिम तक हर क्षेत्र का अपना बाहुबली। कुछ विधायक बन गए, कुछ सांसद बन गए और कुछ तो मंत्री बन गए। और धीरे धीरे गन कल्चर राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार माफिया मुक्त यूपी का दावा, बुलडोजर मॉडल से लेकर एनकाउंटर और माफिया संपत्ति का अटैचमेंट। लेकिन अब हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अगर माफिया राज खत्म हो गया तो 6,062 अपराधियों को हथियार के लाइसेंस कैसे मिले? और क्या राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? कोर्ट ने सिर्फ लाइसेंस नहीं बल्कि सरकारी सुरक्षा पर भी जवाब दिया। किस बाहुबली को कितनी सुरक्षा दी है ये भी पूछा। कितने पुलिसकर्मी उसके साथ लगे, किस रैंक के अफसर तैनात हैं? यानी अब सिर्फ अपराध नहीं, राज्य संरक्षण भी जांच के घेरे में। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी अफसर ने जानकारी छिपाई तो व्यक्तिगत रूप से इसका जिम्मेदार माना जाए। और यह आदेश सिर्फ सलाह नहीं, सीधा चेतावनी है। मामला 3 बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या पूरे यूपी में बाहुबली संस्कृति वास्तव में खत्म हो गई या सिर्फ चेहरे बदले हैं? और दूसरा, क्या राजनीतिक ताकत के बिना इतने हथियार के लाइसेंस संभव है? और तीसरा, क्या प्रशासन वास्तव में निष्पक्ष है या प्रभावशाली लोगों के लिए नियम अलग अलग? हाई कोर्ट का यह आदेश सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं,
यह पूरे यूपी की राजनीति, अपराध और सत्ता के उस गठजोड़ पर एक कठोर सवाल है जो दशकों से लोकतंत्र के भीतर समानांतर ताकत बनकर खड़ा रहा। अब देखना होगा कि क्या यह सिर्फ एक और कोर्ट ऑब्जर्वेशन बनकर रह जाएगा या सच में यूपी के बाहुबली संस्कृति पर एक बड़ा प्रहार साबित है। हालांकि कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बाहुबलियों की जो आपराधिक फाइल्स हैं वो गायब होने की जानकारी मिली। तब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे बढ़कर के यूपी सरकार की महत्वपूर्ण फाइलों को तलब किया। उस पूरे दौर में हरिशंकर तिवारी से लेकर आजम खान तक, अतीक अहमद तक, तमाम सारे ऐसे नाम, रिजवान अहमद तक, ऐसे कई सारे बाहुबलियों के नाम, मुख्तार अंसारी तक, ऐसे कई सारे नाम सामने आए थे और उन नामों के सामने उन मुकदमों का जिक्र था जो मुकदमे दरअसल उनकी फाइलें गायब थी। और फाइलें थानों से गायब थी, कचहरियों से गायब थी, अदालतों से गायब थी और यहां तक कि हाई कोर्ट के अलग अलग बेंचेस से भी गायब। और ये नेटवर्क इतना महत्वपूर्ण था, इतना मजबूत था कि फाइलें दोबारा तलाशने के बावजूद भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए ऐसी मिसलेनियस फाइलों का नंबर कितना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को कहा कि आप इसको वेबसाइट पर डालें। बाकायदा इसके लिए वेबसाइट पर व्यवस्था की गई। मिसलेनियस फाइल्स के कॉलम में उन ब्योरों को टांगा गया यानी डाला गया और वहां पर वो फहरिस्त दिखाई पड़ती थी कि कैसे इन नेताओं के सामने इन नेताओं की जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं दरअसल वो गुम है। अब आप सोचिए कि अपराधी अपराध भी करे और उसकी सजा मिलने के लिए जो मुकदमा चले उसकी फाइल ही गायब हो जाए। पीड़ित सालों तक अदालतों के चक्कर लगाता रहे लेकिन उसके चक्कर तारीख पर तारीख ही दिलाते रहे, लेकिन पता चले कि दरअसल मुकदमे की फाइल ही नहीं। यानी अब तारीख ही नहीं आनी है, अब सम्मन ही नहीं जाना है, अब वारंट ही नहीं तामील होनी है, अब गैर जरूरी वारंट ही नहीं जारी होना है। तो अपराधी के तो मजे हैं। ऐसे ही लाइसेंस के मामलों में ये दिखाई पड़ रहा है कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर सामने आने के बावजूद, अदालत की इतनी कठोर टिप्पणी के बावजूद जो हलफनामा सरकारी अफसरों ने दिया, अदालत को उसमें संदेह है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनके नाम प्राइमा फेसाई उसमें नहीं दिखाई पड़ रहे, जो नेता भी हैं, सांसद विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, अलग अलग भूमिकाओं में हैं, उन पर मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनके पास हथियार के लाइसेंस है। और ऐसे बाहुबलियों के हथियारों का या उनके साथ हथियारबंद लोगों का जखीरा क्या यूपी की जनता ने नहीं देखा है? क्या यूपी की जनता ने वो काफिले नहीं देखे हैं? ये अब नहीं देख रही है जिसमें सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद लोग शामिल होते हैं? वो हथियार किसके हैं, उसका लाइसेंस किसका है? और अगर इतनी असुरक्षा है और लाइसेंस आपको मिला तो सरकारी सुरक्षा क्यों मिली? सरकारी सुरक्षा क्या है? सरकारी सुरक्षा वो है जिसका वित्तीय वहन राज्य सरकार करती है, यानी उसका वित्तीय वहन राज्य सरकार करेगी और सुरक्षा का सियासी माहौल, राजनीतिक रसूख, अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे राजनेता उठाएंगे उसका लाभ। इस तरह की तस्वीर लोकतंत्र में कितनी बड़ी है, ये समझने की बात। और शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश या ये ऑब्जर्वेशन इसी विषय को चोट करता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां यह दिखाई पड़ता है कि अपराधी, राजनीति और व्यवस्था का एक ऐसा गठजोड़ यहां पर दिखाई पड़ता है जहां जरूरतमंदों के पास लाइसेंस नहीं है। उनके लाइसेंस के जो दस्तावेज हैं वो कलेक्ट्रेट के या दूसरे और अफसरों के अब दफ्तरों में कहीं ना कहीं धूल फांक रहे हैं। और जो अपराधी हैं, 6062 आपराधिक मुकदमे वाले लोग जिनके ऊपर 2 से ज्यादा मुकदमे हैं, उनको आपने लाइसेंस दे रखा है। और उसमें से कई के लाइसेंस तो डबल बैरल के, कार्बाइन के ऐसे भी लाइसेंस है और 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने लाइसेंस पलटकर कोई देखने नहीं गया। एक ही परिवार में आपराधिक मुकदमे भी बढ़ रहे हैं, हथियार के लाइसेंस भी बढ़ रहे हैं। आप कोई नाम ले लीजिए, जिस बाहुबली को आप जानते हो, जिसकी तस्वीर आपके जहन में आ जाए, आप पता कर लीजिए उसके घर में राइफल भी है, दुनाली भी है, पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी है और विदेशी असलहा भी है। एक से एक विदेशी असलहे हैं और उसका लाइसेंस भी है। बेटा, भतीजा, मामा, फूफा निशानेबाज बन जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि निशानेबाजी में बंदूक का अलग से लाइसेंस मिल जाता है। फिर आप अलग तरह के मॉडिफाइड गन्स भी अपने साथ रख सकते हैं। तो रसूख दिखाने के लिए भी, अपराध करने के लिए भी और दबंगई दिखाने के लिए भी, सब काम के लिए ये हथियार के लाइसेंस काम करते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट
इसी चीज पर चोट करती हुई दिखाई। पर व्यवस्था क्या इस बात के लिए तैयार है? राज्य सरकार क्या इस बात का मन बना सकती है? क्योंकि कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने इस मन को जमीन पर उतारा है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों से रसूखदार व्यक्ति तो नहीं होगा, लेकिन अदालत ने एक बार मन बनाया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले नहीं देने, तो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म हुई। वो भी जनहित याचिका के माध्यम से ही खत्म हुई, हाईकोर्ट के आदेश के ही माध्यम से खत्म हुई। और फिर इसी तरीके से गाड़ियों पर हूटर, ये व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट के आदेश से खत्म हुई। वीवीआईपी कल्चर पर इससे थोड़ा बहुत लगाम लगा। गाड़ियों पर नाम नहीं लिखने थे, अपनी डेजिग्नेशन नहीं लिखनी थी, धीरे धीरे उसमें शिथिलता आ गई तो फिर से लोग लिखने लगे, लेकिन लाल बत्ती नीली बत्ती का कल्चर समाप्त हुआ। और इसी तरीके से अगर अदालत ने इस मामले में ये जो पेच है ये कसे रखे तो सरकारें बिलबिला जाएंगी, व्यवस्था बिलबिला जाएगी और गिव अप कर देगी। लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि सरकार की जलेबी जैसी नीतियों, जलीबी जैसे हलफनामे या उन जवाबों में दरअसल कोर्ट उलझ न जाए, वो प्रबंधन न हो जाए जो अक्सर सरकारों और अदालतों के बीच में हो जाया करता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तय मानिए कि अदालत का ये ऑब्जर्वेशन फैसले के रूप में एक नजीर बनेगा जो कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने, अपराध के मामलों में निष्पक्ष रहने, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस रहने में सिस्टम की मदद करेगा। और ये जरूरी है कि अगर सिस्टम मजबूत रहेगा तभी आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आम आदमी क्या देखता है? आम आदमी की जमीन कब्जा होती है, आम आदमी का मकान कब्जा होता है, आम आदमी का खेत कब्जा होता है, उसकी गाड़ी कब्जा होती है, उसकी कंपनियों पर कब्जा होता है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसकी बहन बेटियों पर भी हाथ। ये तस्वीरें कोई पहली बार उत्तर प्रदेश ने नहीं देखी। अगर अदालत का एक आदेश इस तरह की उम्मीद जगाता है तो उस दौर में जब आप इन बाहुबलियों के बड़े बड़े काफिले और उनकी रील्स देखते हैं तो निराश होते हैं, वो निराशा का भाव आप छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। अदालत के इस आदेश का आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आपसे भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि आज अदालत ऑब्जर्वेशन दे रही है, कल अगर इस पर कोई ठोस कठोर फैसला आता है, ये उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध के खिलाफ कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।